तो खैरागढ़ का फैसला, क्या यह फैसला आ रहा है लगातार? सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं न्यूज 18 पर सबसे तेज नतीजे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 10,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस की जो प्रत्याशी है वो आगे चल रही हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा आगे चल रही हैं। वोटों की गिनती अभी भी लगातार जारी है। 8 से 9 राउंड की गिनती हो चुकी है। 21 राउंड में यहां गिनती होनी है। लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा आगे चल रही है। इसके बाद कोमल जंघेल है। जोगी कांग्रेस माना यह जा रहा था कि कोई कमाल दिखाएगी, पर अब तक जोगी कांग्रेस की तरफ से ऐसा लगा नहीं कि वो कम से कम किसी को नुकसान तक पहुंचाने की स्थिति में हो। कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा लगातार आगे। न्यूज 18 सबसे पहले आपको ये नतीजे बता रहा है, रुझान से लेकर नतीजे तक। और सिर्फ रुझान ही क्यों जोड़ा जाए, इसमें वो पूरी कैंपेनिंग देखी जाए। आचार संहिता लागू होने के बाद से लेकर अब तक हर चुनावी अपडेट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आप तक सबसे पहले पहुंचाया है। तो खैरागढ़ आज अपना फैसला सुना रहा है। क्या जिला बनने के ऐलान के साथ जाने का मन बना चुका है खैरागढ़? ये दोपहर तक साफ हो जाएगा। 10,000 से ज्यादा मतों से इस वक्त कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा आगे चल रही हैं। तो लगातार हम आपको बताते चल रहे हैं किस तरीके से पूरी ये जो काउंटिंग है वो लगातार चल रही है। बीज निगम, राजनांदगांव के बीज निगम के दफ्तर में सुबह से ये सिलसिला शुरू हुआ। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती हुई। इसमें से तकरीबन 8 से 4 डाक मतपत्र ऐसे थे जो बोगस थे, गलत तरीके से उनमें मत दिया गया था, लिहाजा वो खारिज कर दिए गए हैं। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ ईवीएम की काउंटिंग का, और वो लगातार अभी भी चल रहा है। कुल 21 राउंड की काउंटिंग होनी है। 21 राउंड में से 8 से 10 राउंड के आसपास ये काउंटिंग चल रही है, और जैसे जैसे आगे अपडेट होगा न्यूज 18 सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। हमने ये आपको बताया था पहले राउंड में 1175 के आसपास की लीड यशोदा वर्मा ने ली। इसके बाद जो लीड का सिलसिला है वो लगातार आगे बढ़ता रहा। और इस वक्त का क्या अपडेट है वो भी आपको बता दें। 8वां राउंड खत्म हो चुका है। 8वां राउंड खत्म हो चुका है। कांग्रेस को 33,500 वोट अब तक मिले हैं, जबकि बीजेपी के कोमल जंघेल उन्हें वोट मिले हैं 23,466 वोट, जबकि जोगी कांग्रेस 411 वोट मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, 8वें राउंड के बाद सबसे बड़ी बात जो दोनों राजनीतिक दलों को सोचनी चाहिए, और इससे पहले छत्तीसगढ़ में इस तरीके का एक बार और सामने आया है, इस तरीके का रुझान एक बार और सामने आया है। नोटा, नन ऑफ द अबव, इन्हें मिले हैं 1092 इनके खाते में। अब आपको दिखाते हैं कि खैरागढ़ में किन किन दिग्गजों ने अपना दम दिखाया था, उनका रुझानों में कितना असर दिख रहा है। तो ये जान लीजिए, सीएम भूपेश बघेल लगातार उन्होंने चुनावी सभाएं की। तकरीबन 30 से 35 चुनावी सभाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उन्होंने रोड शो भी किया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके जिम्मे था, बल्कि पीएल पुनिया और मोहन मरकाम ने भी पूरा जोर लगा दिया। मंत्रियों ने खैरागढ़ में डेरा डाल लिया था। बीजेपी ने भी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने ताकत नहीं लगाई। इस बार बीजेपी ने यह जो चुनाव लड़ा पूरी ताकत के साथ लड़ा। केंद्रीय मंत्रियों तक को चुनाव प्रचार में उतारना पड़ा है। तो कांग्रेस का दम एक तरफ आप देख रहे हैं, एक तरफ बीजेपी ने कितना दम लगाया वो भी हम आपको बता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए बताने का मकसद ये है कि आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि किसने कितनी मेहनत की। एक तरफ बीजेपी का दम आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस ने कितना दम लगाया वो भी हम आपको बता रहे हैं। सीएम शिवराज, एक और खास बात कि स्टार प्रचारक है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पूरे देश में कहीं चुनाव हो, शिवराज सिंह चौहान वहां पर अगर पहुंचाए जा रहे हैं, इसका मतलब मेहनत तगड़ी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी खैरागढ़ पहुंचे थे। इसके अलावा प्रहलाद पटेल नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से लेकर
और बुंदेलखंड का वो हिस्सा जो मध्य प्रदेश से जुड़ा होता है, यूपी चुनाव, वहां की जिम्मेदारी भी प्रहलाद पटेल को मिली और चुनाव प्रबंधन के वो मास्टर माने जाते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला में बड़ा जनाधार, वो भी पहुंचे हुए थे खैरागढ़ में प्रचार करने के लिए। अलग अलग तमाम दलों के नेताओं ने प्रचार में जोर लगाया। तो खैरागढ़ का फैसला, न्यूज 18 पर सबसे तेज नतीजे, 10,040 वोट से कांग्रेस आगे। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा आगे हैं, वोटों की गिनती जारी है। तो खैरागढ़ का फैसला, न्यूज 18 सबसे तेज नतीजे आपको बता रहा है। 10,040 वोट से कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा आगे चल रही है। वोटों की गिनती लगातार जारी है। 8वां राउंड खत्म होने के बाद कांग्रेस को 33,500 वोट मिले, जबकि बीजेपी के खाते में 23,466 वोट। जोगी कांग्रेस 411 वोट। जमानत बचा पाएगी जोगी कांग्रेस, ये एक बड़ा सवाल एक एग्जिट पोल में पूछा गया। और एक और खास बात, नोटा नन ऑफ द अबव 1092 वोट। तो खैरागढ़ का फैसला आ चुका है और किस तरह की स्थितियां हैं, ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर ममता के पास सीधे हम आपको लिए चलेंगे। खैरागढ़ में तमाम दिग्गजों ने जोर लगाया था, ममता आपको नजर आ रही होंगी और तमाम नेता भी उनके साथ खड़े हुए हैं। ममता, 10,000 से ज्यादा की लीड लगभग फैसले की तरफ पहुंचती हुई, किस तरीके का रिएक्शन अब आ रहा है? देखिए, अटल श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, चुनाव संचालन समिति में भी है और दूसरी रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पर्यटन जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष भी हैं, वो नया अपडेट दे रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल जो अपडेट है वो ये है कि 10 राउंड पूरे हो चुके हैं। क्या अपडेट आप भीतर से? अभी 11 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस करीब 13,000 प्लस से लीड कर रही है। 12वां राउंड चालू है और हमारी उम्मीद है कि हम 25,000 वोट के आसपास पहुंचेंगे। आप कह रहे थे कि गंडई जो है उसका एक तरह से निर्णय हो चुका है। गंडई शहर कांग्रेस 33 सालों से नहीं जीती थी। गंडई शहर में 625 वोट की लीड, केवल शहर के जो वार्ड हैं वहां से 625 वोट की लीड मिली है और 33 साल से गंडई में कभी कांग्रेस नहीं जीती थी। तो ये कहीं ना कहीं ट्रेंड बताता है कि खैरागढ़ की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया, कांग्रेस के नेतृत्व पर विश्वास किया, माननीय भूपेश बघेल के घोषणा पत्र पर विश्वास किया और ये उसकी जीत है कि खैरागढ़ में जिन बूथों पर जिन बूथों पर हम कभी नहीं जीते थे उन बूथों पर भी जीते हैं। सालेवारा की जहां तक आप बात कर रहे हैं, सालेवारा में हम 5,200 वोट से वहां पर हमारी जीत लीड मिली है हमको। तो जो जंगल का क्षेत्र है, आदिवासियों का क्षेत्र है, उन्होंने भी कांग्रेस पर विश्वास व्यक्त किया। वहाँ की तहसील बनने का जो है, जो आदिवासी रहते हैं उनको जो तेंदू पत्ता, महुआ, इनका जो समर्थन मूल्य मिल रहा है, कांग्रेस की जो नीतियां हैं, भूपेश बघेल जी की जो नीतियां हैं आदिवासियों के लिए, उसका विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। आपको लगता है कि जो जिले का जो दाव खेला आप लोगों ने, वो दाव जो है वो जाकर काफी एक से कहे कि मददगार रहा? देखिए, जिले का दांव से हमारी लीड बढ़ी है। कांग्रेस तो वैसे भी चुनाव जीती क्योंकि 3.5 साल की कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस तरीके का काम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, आप देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व एक क्रांतिकारी निर्णय उन्होंने लिया, जो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला। ताकत तो बहुत झोंकनी पड़ी आपको, अगर सब काम का ही इतना भरोसा था तो क्यों 40-40 विधायक उतारने पड़े? खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार उतरे हुए थे। बीजेपी कह रही है कि कहीं ना कहीं उस समय जो कह रही थी कि कांग्रेस जो है वो टेंशन में है, तनाव में, हालांकि वो ये भी दावा कर रहे थे कि जीत उनकी होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक भूपेश बघेल जी को समझा नहीं है। वो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं, चुनौतियों को चुनौती के रूप में लेते हैं और उन्होंने भी खैरागढ़ चुनाव को चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने हर कांग्रेस का छोटा या बड़ा कार्यकर्ता उसको अपनी जिम्मेदारियां सौंपी, चाहे वो विधायक हो या कांग्रेस का पदाधिकारी हो, और उसका परिणाम ये है कि हर विधायक या पदाधिकारी उस अपने पर्टिकुलर एक विधायक को 4 या 5 बूथ मिले हुए थे, उसको अपने बूथ पर काम करना था। इंस्ट्रक्शन देने पड़े थे, लेकिन इंस्ट्रक्शन पीएल पुनिया ने हमसे भी बात की थी तो कहा था कोई हिलेगा नहीं बूथ से, अगर हिलेगा तो अनुशासन की कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये तक तरीका अपनाना पड़ा था, तो प्रेशर में थी कांग्रेस। देखिए, आप बोलते हैं ना कि प्यार और मोहब्बत और युद्ध में सब जायज है, तो युद्ध को कभी हल्के तरीके से नहीं लेना चाहते। भारतीय जनता पार्टी के जो पैतरे हैं उससे हम लोग बहुत सजग थे कि भारतीय जनता पार्टी कुछ इस तरीके के पैतरे यहाँ ना फेंके। इसलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी अपने अपने बूथ पर बहुत कांग्रेस के लोकल कार्यकर्ताओं के साथ बूथ टू बूथ हर आदमी के पास पहुंचा और जनता के पास जब ये बातें पहुंची, विकास पहुंचा, खैरागढ़ जिला बनाने की बात हुई, महाविद्यालय की बात हुई, एग्रीकल्चर कॉलेज की बात हुई, तो कहीं ना कहीं जनता ने
ये भरोसा जताया कि भूपेश है तो भरोसा है। आप मोहब्बत की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग बहुत बेमुरब्बत तरीके से एक तरह से कहें कि वो रहे नोटा जो है वो 1000 से ज्यादा अगर नोटा पड़े, तो क्या नहीं लगता है कि सोचने की जरूरत है कि क्यों नोटा जो है वो। जिन लोगों ने नोटा में वोट दिया है, मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं। वो चाहते थे कि जिला बने और विकास हो, इसलिए उन्होंने, अब कांग्रेस को वोट कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने नोटा में वोट किया होगा। आपको लगता है कि कोमल दोनों ही तरीके से एक स्ट्रेटेजी के तहत किया गया? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे उनको जिला महत्वपूर्ण था। 15 साल में रमन सिंह की सरकार ने खैरागढ़ को कभी जिला बनाने की बात की। ये बताइए कि जोगी कांग्रेस जो है वो ये माना जा रहा था कि वो एक बड़ा डैमेज कर सकती है या फिर जिसकी तरफ आए उस तरफ झुकाव बढ़ जाएगा, और खासतौर पर अगर हम बात करें तो देवव्रत सिंह जो पूर्व विधायक थे, अब दिवंगत थे, तो उनके जो वोटर्स हैं वो किस तरफ जाएंगे उस पर भी नजर थी। तो आपको ऐसा लगता है जो जिस तरीके से अब लग रहा है कि वो जमानत जो है वो भी बचा पाएंगे या नहीं, जो नरेंद्र सोनी है, क्यों ऐसा लग रहा है और आपको अब रिलैक्स महसूस हो रहा है? आपको लग रहा है कि देखिए, स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी कांग्रेस के 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे हैं। किसी कारणवश पिछले बार उनको टिकट नहीं मिली। यहाँ पर जो उनको वोट मिले वो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के वोट नहीं थे, वो देवव्रत सिंह के कांग्रेस के वोट थे। और उनकी मृत्यु के बाद पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि देवव्रत जी के साथ चले गए थे, उन्होंने बिना किसी शर्त के लिए कांग्रेस के साथ काम किया, कंधे से कंधा मिला के काम किया। उन्होंने कांग्रेस में ज्वाइनिंग दी, कांग्रेस के लिए काम किया, कांग्रेस का झंडा उठाया। तो मुझे लगता है कि देवव्रत सिंह के जितने समर्थक थे, जितने उनको चाहने वाले थे, उन्होंने पूरी तरीके से कांग्रेस का साथ दिया। आप लोग रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जनता कांग्रेस, देखिए एक ये भी था कि ये चुनाव जो है इसलिए भी मायने रखता था जोगी कांग्रेस के लिए कि वो संजीवनी होगा या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अब एक तरह से कहीं कि खारिज कर दिया गया। आपको लगता है कि 2023 में भी कोई चैलेंज नहीं है अब? जनता कांग्रेस, देखिए मरवाही चुनाव जब हुआ, हम वहाँ 47,000 वोटों से उपचुनाव स्वर्गीय अजीत जोगी जी के निधन के बाद हुआ था। तभी देवव्रत सिंह जी ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा था कि मैं कांग्रेस का अभिन्न अंग हूँ और टेक्निकल कारण से मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। पर उन्होंने हमेशा विधानसभा में भी कांग्रेस के पक्ष में हमेशा मतदान किया। जहाँ भी उनको विकास कार्य के लिए अगर उनको मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़ता तो निसंकोच मुख्यमंत्री एज ए कांग्रेस विधायक जाया करते थे। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह ने जो मरवाही चुनाव में पिछले साल ही घोषणा कर दी थी कि वो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस के साथ रहेंगे। 11 राउंड अगर हम बात करें तो जैसा आप बता रहे हैं भीतर से जो है कि 11 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, 13,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये इसी तरीके से रफ्तार रहेगी या फिर आगे कुछ उलटफेर हो सकता है? या ये रफ्तार और बढ़ेगी, जल्दी हो गई है ये जो रफ्तार है और बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी के ऐसे परंपरागत बहुत सारे बूथ या गांव थे जहां पर हमें उम्मीदें नहीं थी कि हम बहुत ज़्यादा लीड कर पाएंगे, पर उन गांव से भी वहां की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। तो अब हमारा ऐसा मानना है कि छुई खदान के जब बूथ कंप्लीट होंगे और हम खैरागढ़ ग्रामीण की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी लीड और डबल होती चली जाएगी और ये जो आंकड़ा है वो 25,000 के पार जाएगा। मंत्रालय में भी हलचल दिखाई दे रही, कहा गया है कि रविवार को आया जाए, जीएडी के तमाम जो अधिकारी हैं उनको भी कहा गया है। तो आपको लगता है कि पूरे भरोसे पे है कांग्रेस और कल जो है वो घोषणा हो जाएगी? देखिए, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। भूपेश है तो भरोसा है, वो काका भी जिंदा है, तो उन्होंने कहा है तो ये होगा। और कल खैरागढ़ विधानसभा में कल 2 खुशियां मनाई जाएंगी, कांग्रेस के विधायक की जीत की खुशी और दूसरी खैरागढ़। जी बिल्कुल, वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ जो कांग्रेस के नुमाइंदे जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब भोपाल से बड़ी खबर, काजी साहब पर रामेश्वर शर्मा भड़क गए हैं। काजी साहब को बीजेपी विधायक ने हिदायत दी है कि जिनके घर जले हैं उनके घर जाएं, उनके लिए कोर्ट जाएं। जिनके घर जले हैं उनके लिए कोर्ट जाएं, अदालत जाएं। जिनके सिर फूटे हैं उनके लिए कोर्ट जाएं। दंगाइयों के लिए कोर्ट जाना दीन ईमान नहीं, लेकिन कोर्ट का दरवाजा सबके लिए खुला है, आप भी जाएं। यह बात कही है रामेश्वर शर्मा ने। 2 दिन में ही बदल गए, क्या यही दीदी मानते हैं? अरे आप उनके लिए कोर्ट जाते जिनके सर फूटे हैं, जिनके घर जले हैं, जिन बेटियों के साथ छेड़खानी हुई है, जिन पुलिस वालों पर हमला किया गया, जिन लोगों ने छतों से पत्थर फेंके, उनकी रक्षा में कोर्ट जाएंगे। काजी साहब, यही ईमान है क्या? यही मानवता की रक्षा है काजी साहब? यही शांति का पैगाम है आपका? माफ करना काजी साहब, आप तो बोल रहे थे कि हम मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। अरे आप कौम को समझाने अगर निकलते कि कौम के लोगों इस देश में हिलमिल कर रहना है, उस तरह रहना जैसे राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खां रहे थे, जो आजादी के लिए दोनों फांसी पर फंदे पर भी। और हम उम्मीद करते हैं काजी साहब
आप जले हुए घरों के लिए जाओगे तो बेहतर होगा, दंगाइयों के लिए जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। इधर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे के एक बयान से शुरू हुआ लाउडस्पीकर का विवाद अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि लाउडस्पीकर के लिए कोर्ट की गाइडलाइन को मानना होगा, अजान के लिए भी इसका पालन होना चाहिए। जो समझदार मुसलमान होगा वो उनकी बात से सहमत होगा। लाउडस्पीकर विवाद पर रामेश्वर शर्मा कई अलग मामलों पर, कई अलग अलग मसलों पर उन्होंने बयान दिया है। उनमें से एक बात यह भी कि लाउडस्पीकर का विवाद अब मध्य प्रदेश में। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा लाउडस्पीकर के लिए कोर्ट की गाइडलाइन को मानना होगा, अजान के लिए भी इसका पालन होना चाहिए। जो समझदार मुसलमान है वो उनकी बात से सहमत होगा, ये कहना है रामेश्वर शर्मा का। मैंने अजान की बात इस संदर्भ में कही है कि आजकल न्याय व्यवस्था की, कानून की, न्यायालय पर भरोसे की बहुत सी बातें होती हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय लगभग 2005 में एक निर्णय दे चुका है। उस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि ध्वनि विस्तारक जो होता है, ध्वनि ये भी प्रदूषण है। मोटरसाइकिल, हार्न और बड़ी गाड़ियों की, छोटी गाड़ियों के भी नहीं बजा सकते। तो 5 टाइम जो आवाज कर रहे हैं और उसके 5 बार जो माइक चलते हैं, ये भी ध्वनि प्रदूषण की नियंत्रण आता है। और जब यही भावना अगर सभी धर्मों में आ गई, कोई सोमवार को चलाएगा, कोई मंगलवार को चलाएगा, कोई बुधवार को चलाएगा, कोई गुरुवार को चलाएगा, कोई शुक्रवार को चलाएगा, कोई शनिवार को चलाएगा, कोई रविवार को चलाएगा, सब धर्म ही माइक चला देंगे तो ध्वनि जो है प्रदूषण बढ़ जाएगा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने ये भावना व्यक्त की है। तो कोई अजान में जो है माइक से बोलने पर ही खुदा मिलता है, ऐसा तो नहीं है। कबीरदास ने तो लिखा है, काकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद दही बनाए, ताऊ पर मुल्ला बाज दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। अरे कबीरदास जी ने कह दिया खुदा बहरा नहीं है, दिल से पुकारो मिल जाएगा। और जब आप नमाज का वक्त होता है तो सड़क के पास खड़े होकर आप नमाज पढ़ लेते हो, तब भी खुदा मिलता है कि नहीं। तो माइक मत चलाओ, उतना ही चलाओ जितना जरूरी है, 5 टाइम मत चलाओ। लोगों की मांग है और मैं समझता हूं समझदार मुसलमान इस भावना से सहमत होगा, समझेगा और न्यायालय के प्रति अपना आधार अपनी जो है संभावनाएं व्यक्त करेगा। और बिल्कुल सही बात रामेश्वर शर्मा ने कही है। यही बात तमाम डीजे पर भी लागू होनी चाहिए जिनमें तमाम तरह के गाने बजते हैं। इधर ट्वीट को लेकर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर पलटवार भी उन्होंने किया है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में कहा था कि 10 साल का जो शासनकाल है उसमें दंगा नहीं हुआ। इसके बाद अब बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है कि आपके 10 साल का शासनकाल बाबर और औरंगजेब के शासनकाल के समान था। आपके शासन में कोई दंगा इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि खुद दंगाई ही सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए थे। 10 साल में दिग्विजय सिंह जी की सरकार में इसलिए दंगा नहीं हुआ कि दंगा ही शासन कर रहे थे। जब उनके खिलाफ कोई थाने जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था, उनके अपराधों के खिलाफ कोई लड़ने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाता था, हिंदुओं को बोलने की आजादी नहीं थी, हिंदुओं के मंदिरों पर जबरन कब्जे हो गए, स्टेडियमों में मस्जिदों के निर्माण हो गए, सिम्बी का नेटवर्क पूरे प्रदेश में फल फूल रहा था, दिग्विजय सिंह दाल चावल खिला रहा था उनको। और इसलिए दिग्विजय सिंह के शासनकाल में सिम्बी का आतंक था, चंबल में डाकुओं का आतंक था और उनके स्वयं के मंत्री का गला काट दिया गया था नक्सलाइटों द्वारा। गौ माता की काटने की हत्याएं सर चढ़कर बोल रही थी। हुआ तो गंजवासुदा में आगजनी उनके ही शासनकाल में हुई। तो ये तमाम बातें गिनाई है रामेश्वर शर्मा ने और ये उस ट्वीट को लेकर पलटवार है जो दिग्विजय सिंह ने किया था कि उनके 10 साल के शासनकाल में कोई दंगा नहीं हुआ। रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि जब दंगाई ही सत्ता पे आ जाएंगे तो दंगा कहां से होगा, कौन उनके खिलाफ आवाज उठाएगा। और भी तमाम बातें आपने सुनी कि किस तरीके से उन्होंने कही है। सिमी का नेटवर्क फल फूल रहा था। इधर खरगोन हिंसा में जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नए नए वायरल वीडियो सामने आ रहे हैं, नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि खरगोन के जमींदार मोहल्ले में भीड़ ने पेट्रोल बम और पत्थर से हमला किया था। इसके अलावा कुछ लोगों के हाथों में गुलेल भी थी।
इससे वो पेट्रोल बम और पत्थर फेंक रहे थे। पीड़ितों का कहना है कि टारगेट कर उनके घरों पर हमला किया गया। चौदह अप्रैल 2022 के वीडियो होने के ये दावे किए जा रहे हैं। गुलेल से पत्थर फेंके गए, टारगेट करके घरों पर हमला किया गया। अलग अलग वीडियो हालांकि सामने आ रहे हैं। पीड़ितों का ये कहना है कि टारगेट करके कुछ घरों पर हमला किया गया। ये पुराने वीडियो बताए जा रहे हैं। अब इसी तरीके से वायरल वीडियो सामने आ रहे हैं। और एक बार फिर बात करेंगे खैरागढ़ की। खैरागढ़ का फैसला न्यूज 18 पर सबसे तेज नतीजे हम लगातार आपको बता रहे हैं। 13,000 वोटों से कांग्रेस आगे है। कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा अभी भी लगातार आगे हैं और वोटों की गिनती लगातार चल रही है। यह माना जा रहा है कि दोपहर 2 बजे तक तकरीबन स्थिति साफ हो जाएगी। न्यूज 18 सबसे तेज नतीजे बता रहा है। 8 से 10 राउंड, तकरीबन 10 राउंड की काउंटिंग, 11 राउंड की जो काउंटिंग है वो अभी भी बाकी है। तकरीबन 11 राउंड। एक राउंड की काउंटिंग होने के बाद एजेंट्स को इत्तला दी जाती है। काउंटिंग के बाद ही बाहर डिस्प्ले किया जाता है। इस वजह से पूरी ये प्रक्रिया है। इस वजह से मैं करीब शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। न्यूज 18 सबसे तेज नतीजे आप तक पहुंचा रहा है। और ब्रेक के बाद खबर खरगोन से। खरगोन में आज भी 2 घंटे की ढील कर्फ्यू में दी गई थी। 10 से 12 बजे तक की ढील दी गई थी। लोगों को राहत मिली। खरगोन में धीरे धीरे जो बिगड़ी हुई फिजा है उसे पटरी पर लाने की कोशिश लगातार की जा रही है। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। तो 2 घंटे की ढील दी गई थी। लगातार तीसरे दिन छूट दी गई है। लोगों को राहत दी गई है। हालांकि कर्फ्यू का अभी भी कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। कर्फ्यू का जो उल्लंघन करेगा उससे क्या कुछ करवा रही है पुलिस, उसकी तस्वीर भी एक सामने आई है। तो इस तरीके से आपको अगर टीवी पर नहीं आना है, इस गलत वजह से टीवी पर नहीं आना है, तो पूरे नियम कायदों का आप पालन करें और तमाम कायदों का पालन करें। बहुत ज़रूरी हो तो जो नंबर दिए गए थे प्रशासन की तरफ से, ये देखिए, ये घर से क्या बोलकर निकले होंगे। काला चश्मा इन्होंने लगाया है। फिर कैसे हालात हुए देखिए। काला चश्मा लगा के उठक बैठक आपको लगानी पड़े या मुर्गा बनना पड़े या सजा में हाथ खड़े हों, कैसा लगेगा आपके घर वालों को देखकर, दोस्तों को देखकर। इसीलिए तमाम नियम कायदों का पालन करें। कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है और ये सब कुछ लोगों की सुरक्षा के लिए है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।